बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास यूनिट नंबर 4 है, इन स्पाइट ऑफ वार, जंग के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ डेथ, इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग। जंग के बावजूद, मौत के बावजूद, इंसान के तमाम दुखों के बावजूद, समथिंग विद मी लाफ्स एंड सिंग्स एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रीथ। इसके बावजूद मेरे अंदर कुछ हंस रहा है और गा रहा है, और मुझे अपनी तमाम उम्र इस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ हेट, लिलेक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट। जंग के बावजूद, नफरत के बावजूद, लैलाक के फूल मेरे दरवाजे पर खिल रहे हैं। टलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ, इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ रेथ। गुले लाला मेरी राह में झूम रहे हैं, जंग के बावजूद, गुस्से के बावजूद। करेज द मॉर्निंग ग्लोरी सेथ, रिजॉइस द डेजी मरमरित। हौसला सुबह की गुल कहती है, खुश रहो डेजी सरगोशी करती है। एंड जस्ट टू लिव इज सो डिवाइन व्हेन फैंसीज लिफ्ट देयर आइज टू माइन। और जीना भी एक आफाकी शय है जब फैंसीज अपने आंखें मेरी तरफ उठाती है। द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी एंड फ्लैशिंग वेव्स कॉल बैक टू मी। बादल समंदर के साथ खेल रहे हैं और चमकती हुई लहरें मुझे वापस बुला रही हैं। दैट नाउट इज रियल बट व्हाट इज फेयर, दैट एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। और चमकती हुई लहरें मुझे वापस बुला रही हैं, और कोई चीज़ हकीकी नहीं सिवाय इसके जो खूबसूरत है कि वो हर जगह और हर जगह। द ग्लोरी लिव थ्रू डिसअपियर, दाउ गन्स में रोर एंड कैनन बूम। यकीनो उम्मीद मायूसी के दरमियान जिंदा है, हालांकि बंदूकें गरजती हैं और तोपें धमाका करती हैं। रोजेज आर बोर्न एंड गार्डन्स ब्लूम, मे स्पिरिट स्टिल, मे लाइट स्टिल फ्लेम। गुलाब पैदा होते हैं और बागात खिलते हैं, मेरी रूह अपनी रोशनी जारी रख सकती है। एट दैट सेम टॉर्च whence poppies came, where morning's altar whitely burns। उसी मशल पर जहाँ से ख्वाब भी आए, जहाँ सुबह की कुर्बानी सफ़ेद चमकती है। लिलीज में लिफ्ट देयर सिल्वर यूरन्स, इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ शेम। लिलियाँ जो कि फूल हैं अपनी चांदी के बर्तन उठाती फिरती हैं, जंग के बावजूद, शर्म के बावजूद। And in my ear a whispering breath, wake from the nightmare, look and see। और मेरे कान में एक सरगोशी कहती है, ख्वाब खरगोश से जागो, देखो और समझो। That life is not but ecstasy, in spite of war, in spite of death। कि ज़िंदगी कुछ नहीं बल्कि मुसर्रत है, जंग के बावजूद, मौत के बावजूद। ये जो पोइम है ये जंग के तनाजुर में लिखा गया है, लेकिन इसके साथ ही ये बताया गया है कि जंगों और मुसीबतों के अलावा भी इंसान ज़िंदगी की तरफ वापस पलट सकता है, वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा एंजॉय कर सकता है, अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। हालांकि कितने भी मुश्किल मरहले ज़िंदगी में क्यों ना आए, जंग हो या कोई वबा हो या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, इसके बावजूद भी ज़िंदगी दोबारा अब शान व शौकत की तरफ दोबारा पलट सकती है। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। हाउ डज द पोएट यूज कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स सच एज वार एंड लाइफ्स ब्यूटी टू इवोक इमोशनल रिस्पेक्ट्स इन द रीडर। शायर ने जंग और ज़िंदगी की खूबसूरत जैसे मुतज़ाद अनासिर को किस तरह इस्तेमाल किया ताकि कारी में जज्बाती रद्द अमल पैदा हो, कि एक तरफ ज़िंदगी है और दूसरी तरफ जंग है, ये दोनों मुतज़ाद क़ुव्वतें हैं, और शायर ने इनको किस तरह इस्तेमाल करते हुए कारी के जज्बात को अपनी तरफ राग़िब किया। The poet contrasts the harsh realities of war with the beauty and resilience of life, such as blooming flowers and nature's activities which evoke hope and courage in readers. Question number 2.
Analyze the symbolic significance of flowers like lakes, tulips, and pansies in the poem. What do they represent in the context of war and suffering? द फ्लावर्स, वो कह रहा है कि जंग और दुख के सियाको सबाक में शायरा ने फूलों को इस्तेमाल किया, तो वो किस चीज़ की अलामत है? द फ्लावर सिम्बलाइज होप, रिन्यूअल एंड द प्रेजिस्टेंस ऑफ लाइफ डिस्पाइट द हरर्स ऑफ वार एंड सफरिंग। मुसीबतों और जंगों के बावजूद शायर ने फूलों का तज़किरा इसलिए किया कि ये नेचर की तरफ, कुदरत की तरफ और ज़िंदगी की तरफ वापस इंसान को पलटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे अबाउट द रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट? इंसान शायर का इंसानी रूह की इस्तकामत के बारे में क्या पैगाम है कि इंसान की रूह किस कदर मजबूत है? द पोएम कन्वेज दैट द ह्यूमन स्पिरिट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, होपफुल एंड डिवाइन इवन एमिड सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन। कि मुसीबतों, जंगों और तबाहियों के बावजूद इंसान की जो रूह है वो यकीन और अल्लाह ताला की ईमान के साथ खड़ी है। हाउ डज द पोएम मेक यू फील एंड व्हाट इमोशंस और थॉट्स डज इट इवोक? कि नज़म को किस तरह महसूस कराती है आपको और कौन से जज्बात या ख्यालात से जन्म लेते हैं? इट इवोक्स फीलिंग्स ऑफ होप, करेज, रेजिलियंस एंड पावर ऑफ लाइफ टू ओवरकम एडवर्सिटी। कि ये नज़म उम्मीद, हौसला, इस्तकामत और मुश्किलात पर काबू पाने की ताकत की जज्बात जगाती है। What are some of the different words and images used in poem that convey the emotion of loss? कि जो नज़म में कौन से अल्फाज और तस्वीर दुख के जज्बात को जाहिर करते हैं? Words like sufferings, wrath, despair, nightmare and images of war, death and cannon boom convey loss and suffering. दुख, गुस्सा, मायूसी, ख्वाब खरगोश, जंग, मौत, तोपों की गरज जैसे जो तस्वीर, विजुअल तस्वीर इस्तेमाल किए हैं शायरा ने, ये इंसान के दुख और नुकसान को जाहिर करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू एंजेला मॉर्गन, डिस्पाइट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वार, लाइफ स्प्रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ। तो इन चीज़ों के बावजूद, दुखों, मौत के बावजूद इंसानी की ज़िंदगी है वो किस चीज़ की शक्ल है? वो नेचुरल ब्यूटी की शक्ल में शायर ने बयान किया है। When pansies lift their eyes to mine, in this poem the poet has used the poetic device of personification. पैंसीज ने मेरी तरफ आंखें उठाई हैं। पैंसीज तो एक फूल है, वो आंखें किस तरह उठा सकता है? लेकिन जब कोई शायर या कोई राइटर कोई गैर इंसानी चीज़ को इंसानी एडजेक्टिव इस्तेमाल करे या इंसान की कोई खसरत उसमें बयान करे तो वो पर्सोनिफिकेशन में आ जाता है। द वर्ड बूम, रोर, मरमेट एंड विस्परिंग ब्रीथ आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं? ये सारे वॉइसेस को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह बूम और इसी तरह रोर। ये क्या हैं? ये अल्फाज हैं जो अपने आवाज़ के साथ ही ये अपना आवाज़ भी खुद है, ये अल्फाज भी खुद हैं। तो इस तरह की चीज़ को पोएटिक डिवाइस में ओनामोटोपिया कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट एंजेला मॉर्गन, लाइफ इज़ द नेम ऑफ। लाइफ किस चीज़ का नाम है? ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? इस नज़म के उन्वान के मुताबिक या शायर के मुताबिक एक्सटेसी एंड एलेशन, के अज़्म व इस्तिकामत और खुशी का नाम है ज़िंदगी। द टोन ऑफ द पोएम इज़ ऑप्टिमिस्टिक, कि ये जो नज़म है ये ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है ये हमें ज़िंदगी की ब्राइट चीज़ें ज़्यादा दिखाता है, नेगेटिव चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। क्वेश्चन नंबर सी है इसी तरह, कंपोज अ कंसाइज एंड ऑब्जेक्टिव समरी दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ इन स्पाइट ऑफ द वॉर, फोकसिंग ऑन द की एलिमेंट्स दैट मेक द पोएम इम्पैक्टफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग। नज़म को समराइज़ करना है, लेकिन उसका जो एसेंस है, उसका जो जड़ है, उसकी जो मीनिंग है, आपने उनको भी साथ मिलाना है। द पोएम स्पाइट ऑफ वार बाय एंजेला मॉर्गन सेलिब्रेट्स द रेजिलियंस ऑफ लाइफ एंड द ह्यूमन स्पिरिट amid the devastation of war through vivid constructs of war, destruction, and the persistent beauty of nature, blooming flowers and joyful life. The poem expresses
expresses hope, courage, and optimism. It highlights how, despite death, hatred, and despair, life continues to flourish and the human spirit praises and rejoices. The poem's optimistic tone inspires reader to believe in peace and the enduring power of hope. कि मुसीबतों जंगों के बावजूद शायर ने इंसानी ज़िंदगी की रिजिलियंस को बयान किया है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो कभी भी मायूस नहीं होता, वो दोबारा खुशी की तरफ, उम्मीद की तरफ पलट जाती है। वोकैबुलरी एक्सप्लेनेशन ऑफ वोकैबुलरी टर्म्स फ्रॉम ग्लासरी। सफरिंग का मतलब मुसीबतें हैं, दुख हैं। रैत का मतलब एक्सट्रीम एंगर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बिल्कुल जलाल में आना। और इसी तरह मरमरित का मतलब विस्पर है, सरगोशी है। डिवाइन का मतलब है अल्लाह की तरफ से, आफाकी है या इलाही है। रोम्पिंग का मतलब है खुशी से झूमते हुए नाचना, गाना या खेलना। नाउट का मतलब एम्प्टी है, बिल्कुल खालीपन को नाउट कहते हैं। डिस्पेयर का मतलब मायूसी, नाउमीदी है। नाइट मेयर का मतलब है कोई ऐसी ख्वाब जो बिल्कुल आपको बहुत डरावना ख्वाब हो, जिसमें बंदा पसीने में से शराबूर हो। और एक्सटेसी का मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करना, बहुत ज़्यादा खुशी, बेइंतहा खुशी, जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, उस तरह की खुशी की जो लहर है। वोकैबुलरी एक्सरसाइज है कि ये अल्फाज को आप किन मीनों में, आप इनको मानों में इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव कोनाटेशन है, नेगेटिव है, और उसी तरह न्यूट्रल कोनाटेशन। ओवरलुकिंग का मतलब ये नेगेटिव मीनों में इस्तेमाल होता है। इग्नोरिंग और नेगलेक्टिंग, किसी को इग्नोर करना या नज़रअंदाज करना। फैशन स्टाइलिश है, ट्रेंडी है, पॉजिटिव मानों में भी इस्तेमाल होता है। एक्सेंट्रिक और ऑड अंदाज में भी, बिल्कुल जिसमें एक कहते हैं ना कि अजीब अंदाज में, तो उस अंदाज में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। मस्टिक का मतलब स्टेल, मॉल्डी है, ये भी नेगेटिव अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह नॉइजी, क्यूरियस या होपफुल है, कि तजस्सुस भरा या हेल्पफुल का मतलब आप जानते हैं। इंट्रूसिव या प्रेइंग, तो ये दोनों मीनों में इस्तेमाल हो सकता है। इंट्रूसिव का मतलब है कि अपने अंदर की चीज़ को झांकना, या एक जो इंट्रोवर्ट होता है। ये इनकी एक्सप्लेनेशन है, इनको आप देख सकते हैं। ओवरलुकिंग का मतलब है नेगलेक्ट फील करवाना किसी को। फैशन का मतलब ये पॉजिटिव मानों में भी इस्तेमाल होता है, मॉडर्न मानों में भी। और इसी तरह अगर कोई इसको ऑडनेस में ज़्यादा अजीब हरकत हो या ज़्यादा अजीब फैशन हो, तो इसको अजीब भी समझा जाता है। तो फिर ये डिपेंड करता है कि आप इसको कौन से मानों में ले रहे हैं। मस्टी सजेस्ट अनप्लीजेंटनेस, गिविंग अ नेगेटिव connotation. और इसी तरह नॉइजी कैन बी बोथ क्यूरियस पॉजिटिव और इंट्रूसिव नेगेटिव, अफेक्टिंग द टोन अकॉर्डिंगली। ये दोनों मानों में इस्तेमाल होता है नॉइजी। वोकैबुलरी एक्सरसाइज बी। Write the connotative and denotative meanings of the bold words from the extract of the soldier's diary. Exhausting का मतलब वेरी टायरिंग, बहुत ज़्यादा थकन महसूस करना। और इसी तरह नेगेटिव फीलिंग ऑफ इसके क्या हो सकते हैं। बीइंग ड्रेन्ड का मतलब है खालीपन होना, खाली हो जाना। जब इंसान ज़्यादा थक जाता है तो वो अपने अंदर एक खालीपन महसूस करता है। कार्जियस, ब्रेव, बहादुर। और ये पॉजिटिव, शोइंग स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन को भी जाहिर करता है कोनेटेटिव मीनिंग में। नाइट मेयर का मतलब है बैड ड्रीम, बुरा ख्वाब। और इसी तरह कोनेटेटिव मीनिंग जिस तरह नज़म में इसको इस्तेमाल किया गया है, वार के तनाजुर में, नेगेटिव, टेरिफाइंग एंड स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। वेल्दी का मतलब रिच है, लेकिन इसका मतलब ताकत भी है। अगर आप इसको इस्लाही मानू में नहीं, ये तो उसका लफ्ज़ी मानी है ना। डिनोटेटिव का मतलब लफ्ज़ी मानी, वेल्दी, रिच, लेकिन इसके डिक्शनरी के अलावा भी इसकी मीनिंग हो सकते हैं। तो वो प्रिविलेज है और अफ्लुएंट है, कि किसी चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा रोब हो, दबदबा हो, तो उस मानों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोरो का मतलब सैडनेस है। नेगेटिव अगर इसको आप इस्लाही मानों में ले लो तो इसका मतलब डीप इमोशनल पेन भी हो सकता है। और इसी तरह
प्रीशियस, वैल्यूएबल, ये तो उसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसका तर्जुमा हो गया। लेकिन अगर आप इसको इस्तिलाही मानों में ले लें तो इसका मतलब पॉजिटिव, चेरिश्ड एंड डियर भी हो सकता है। कंफोर्टेटिंग, कंफोर्टेटिंग का मतलब है सॉरी कंफोर्टिंग, प्रोवाइडिंग कंफर्ट, किसी को कंफर्ट फील करवाना, सुकून देना, राहत में महसूस करवाना किसी को। और इसी तरह इसके और व्यू ऑफ टेंसेस, टेंसेस क्या हैं आप बचपन से पिछली क्लास में पढ़ के आ गए हैं। In English grammar, tenses indicate the time of an action or state expressed by a verb. The main categories covered are present tense, past tense and future tense. Tense का मतलब है ज़माना की जो निशानदेही है। वर्ब में ज़माने की जो निशानदेही है वो माजी का ज़माना हो, मुस्तकबिल हो या हाल हो। तो तीन बड़े कैटेगरीज हैं, हाल, माजी और मुस्तकबिल। प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, ये इसके टाइप्स हैं। अफर्मेटिव का मतलब है बयानिया जुमला, नेगेटिव का मतलब है कि ऐसा जुमला जिसमें काम का ना होना या बयान किया गया हो, और इंटरोगेटिव का मतलब है सवालिया जुमले। इनकी स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। पहले सब्जेक्ट लगेगा, बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लगाएं तो फिर इस्तेमाल करें ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट को, तो इसमें जुमले को समझना ज़्यादा आसान होगा। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव जुमलों में होता यह है कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होगा, और इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। और अगर इंटरोगेटिव जुमला हो तो उसमें डू या डज पहले इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमने देखना यह है कि डू और डज का इस्तेमाल कहाँ करना है, क्योंकि ये बहुत एक ब्लंडर है जो लोगों को समझ नहीं आता होता स्टूडेंट्स को। डू का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जब जो सब्जेक्ट है वो यू हो या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो, ठीक है, जो बोलने वाला हो या जिससे बात हो रही है वो दोनों अगर सब्जेक्ट हो तो डू आएगा। डज कहाँ पे आएगा, जब किसी तीसरे शख्स की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही हो, तब डज का इस्तेमाल करेंगे। अब शी गोज़ टू स्कूल, अब इसमें गोज़ के साथ es आया है, इसलिए आया है कि जो शी है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तीसरे शख्स की बात हो रही है। ना बोलने वाला अपनी बात कर रहा है, ना जिससे बोला जा रहा है, जो सुनने वाला हो सामने, ना उसकी बात हो रही है, बल्कि किसी तीसरे शख्स की बात हो रही है। दैट्स वाई गोज़ का इस्तेमाल आया है। शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, डज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव जुमला हो जाएगा, और अगर डज़ को सबसे पहले लगाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा तो इंटरोगेटिव जुमला है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम देखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, और इसी तरह ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है मानों को क्लियर करने के लिए, जुमले को पूरी तरह समझाने के लिए। नेगेटिव जुमला जब बनाएंगे तो इज एम आर के बाद नॉट आएगा, और अगर इसी तरह इंटरोगेटिव हो गया तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लगाएंगे, इज एम आर को पहले लगाएंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये आपका सवालिया जुमला होगा। एग्जाम्पल है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही है। इज़ शी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव आएगा, और इसके बाद वर्ब की जो सेकंड पोजीशन है वो इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब का, और इसी तरह ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट अगर है तो कोई वो लगाएंगे ताकि मानों में मज़ीद माने वाज़ेह हों। अगर नेगेटिव जुमला बनाना हो तो हैज़ हैव के बाद नॉट, इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, हैज़ या हैव को पहले लगाएंगे। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है। शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुकी है। हैज़ शी गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, स्ट्रक्चर इसका पहले देखेंगे। अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें बयानिया जुमला होता है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव के साथ बीन लगेगा, और इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, का मतलब है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब का, और इसके साथ अगर सिंस फार है तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे।
अच्छा जी, पहला जुमला देखते हैं। द स्टूडेंट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours। फॉर का इस्तेमाल आया है। इसमें हम आपको फॉर और सिंस दोनों का इस्तेमाल समझाएंगे कि फॉर कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सिंस कहाँ इस्तेमाल करेंगे। द स्टूडेंट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours। स्टूडेंट 3 घंटों से पढ़ रहे हैं। अब जहाँ पे वक्त का तयन ना हो 3 घंटों से, अब वो 3 घंटे कहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, कहाँ तक खत्म हो गए हैं, इस चीज़ का हमारे पास तयन नहीं है, इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। द स्टूडेंट हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours। बच्चे 3 घंटों से नहीं पढ़ रहे हैं। हैव द स्टूडेंट्स बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours। क्या बच्चे 3 घंटों से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल किया। अगर हम यहाँ पे कहें कि बच्चे 2 बजे से पढ़ रहे हैं, फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हमें एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट होने का पता है। तो हम क्या कहेंगे, द स्टूडेंट हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 PM। बच्चे 2 बजे दोपहर 2 बजे से पढ़ रहे हैं। अब सिंस का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि हमें टाइम का तयन, हमें वक्त का तयन पता है, हम वक्त का तयन कर सकते हैं इसमें। ग्रामर ए एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। फैसल वेक्स अप every morning. Faisal is waking up with excitement. He offers Fajr prayer. He recites the Quran. He goes to the kitchen. He prepares breakfast. इनमें हमने तमाम जुम्लों में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, ही इज़ गेटिंग ड्रेस्ड। वो कपड़े पहन रहा है या लिबास जेब तन कर रहा है। ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस है। फैसल हैज़ प्लान्ड अ बिजी शेड्यूल, प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज़ वर्क हार्ड सिंस चाइल्डहुड। वक्त का तयन है बचपन से, बचपन से वो सख्त मेहनत करता रहा है। ही हैज़ बीन स्टडीइंग फर्स्ट फॉर 5 years। अब इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। नाउ ही इज़ द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। यहाँ पे भी जो इज़ है ये होने को बता रहा है, किसी चीज़ का होना। अब वो स्कूल में हेड बॉय है, तो अगर किसी चीज़ का बीइंग ऑफ एग्जिस्टेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं, तब इसके लिए इज़ का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट फॉर ग्रामर एक्सरसाइज बी। ये पूरा पैसेज आपने पढ़ना है, फिर आपने इसमें देखना है कि कौन से जुमले का इस्तेमाल किया गया है, कौन से टेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। पहले आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें, आखिर में हमने इसकी सॉल्यूशंस भी आपको बताए हैं। सबसे पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस हैं उनका हमने बताया है। आमना वेक्स अप, अब वेक्स अप आया है तो ये प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह आमना स्टार्ट्स, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। शी टेक्स, टेक्स आया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। स्पेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। डेडिकेशन टू हर स्टडीज अर्न्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ड्यूरिंग द स्कूल डे आमना प्रैक्टिसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी हेल्प्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी पार्टिसिपेट। इसी तरह ये आपने देखना है, ये इसलिए सारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए हैं क्योंकि इनमें वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ है। एस का इजाफा इनमें इसलिए हुआ इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है डूअर है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको पता है आईएनजी का इस्तेमाल होगा। हमने स्टडीइंग, स्टडीइंग आया है तो और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और इसी तरह इवनिंग अप्रोचेज, शाम आ रही है, इसका मतलब शाम आ रही है। तो ये चूँकि ये प्रेजेंट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ है, लेकिन इसकी जो मानी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह कंटिन्यूस की है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ अर्नड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। शी हैज़ बीन लर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सिर्फ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, शी हैज़ बीन लर्निंग अबाउट द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों जो हैं ये हमने गलती से ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट में ऐड किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये टेंस भी और ये भी। जितने हमने ऊपर टेंसेस पढ़े थे उनमें उनको हमने कन्वर्ट करना है नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म्स में। तो पहला जो जुमला है उसको हम
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनाइट है तो इसके लिए साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डज का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे जुमले आप इनको देख सकते हैं, ये इसी तरह से हैं, इनको समझने के लिए ज़्यादा पर कंटिन्यूस टेंस को हम देख लेंगे। शी हैज़ बीन लर्निंग अबाउट द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सीखता आ रही है। शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग, वो नहीं सीखता आ रही है। हैज़ शी बीन लर्निंग, क्या वो सीखती आ रही है। ग्रामर एक्सरसाइज सी, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी हैज़ ऑलरेडी ईटन लंच। आई ऑलवेज हैव ड्रीम्ड ऑफ यूजिंग वन। हैज़ का इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड कंजक्शंस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या हैं कि ये आपकी जुमले में फ़्लो पैदा करते हैं। आपकी जो आप जो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसमें ये जुमलों को, वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं और उसमें एक फ़्लो पैदा होता है, एक बहाव होता है। इसके एग्जांपल हाउ एवर, देयर फोर, मीन वाइल एंड इन एडिशन। इसी तरह कंजक्शंस हैं, ये भी अल्फाज को, जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। एक्सरसाइज है शी वांट टू गो पार्क, हर फ्रेंड्स प्रीफर्ड हाइकिंग। वो पार्क जाना चाहती है जबकि उसके फ्रेंड क्या प्रेफर करते हैं, हाइकिंग प्रेफर करते हैं। तो उनके दरमियान बट लगाएंगे क्योंकि ये दो जो जुमले हैं एक दूसरे के मुतजाद हैं। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, सब स्टूडेंट वर कंफ्यूज्ड। टीचर ने लेसन को इस्तेमाल किया और अभी तक बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। कैन यू स्टडी नाउ, यू कैन रिलैक्स एंड डू इट लेटर। कौन सा कंजक्शन इस्तेमाल होगा, या तो अभी आप पढ़ना चाहेंगे या थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहेंगे। द कार ब्रोक डाउन, दे हैड टू कॉल फॉर असिस्टेंस। द कार ब्रोक डाउन सो दे हैड टू कॉल फॉर असिस्टेंट। इसलिए, सो का मतलब यहाँ पे इसलिए है। उसी तरह यहाँ पे हम बट का इस्तेमाल करेंगे। द मूवी वॉज एंटरटेनिंग बट द प्लॉट वॉज बिट प्रिडिक्टेबल। मूवी तो एंटरटेनिंग थी लेकिन जो उसका जो प्लॉट है, कहानी का जो अंदाज है चलने का, वो प्रिडिक्टेबल था, मतलब लोगों को पता था आगे जाके क्या होना है। आई ट्राई टू फिनिश माई होमवर्क अर्ली, आई स्टिल फील स्ट्रेस। अगरचे मैंने अपना होमवर्क कर लिया लेकिन अभी भी मैं स्ट्रेस फील करता हूँ, परेशानी महसूस करता हूँ। यहाँ पे एक नज़म लिखने को बोला है, उस नज़म को हम देखते हैं। ये नज़म है वार एंड पीस की तर्ज का एक नज़म लिखनी थी। पहला इसका जो हम स्टैंजा है वो देखते हैं। द कैनन रोज, द स्काई ब्लेज ablaze, dark clouds of smoke in endless maze, where shadows fall on fields once green, and silence breaks with sounds unseen. The tears of earth beneath the scars, the earth does weep, for dreams once sown now buried deep. The rivers run with blood and pain, yet lives will rise and bloom again. The whisper of hope amidst the ashes, soft winds sing, sigh, a gentle breeze that dares to fly. Through shattered hearts and broken ground, the songs of peace is still profound. The promise of dawn. The sun will rise on healing lands, where children play with open hands. No more of drums of war will sound, but laughter's voice will spread around. The eternal flame. Thou darkness looms, the flame will glow. In every heart its wrath will glow. For peace is not a distant star, but found within no matter where we are. ये एक नज़म है। पहले क्या होता है इसमें कि पहले जंग होती है, फिर जो ज़मीन है वो रोना शुरू करती है, और फिर जो उम्मीद है वो हमारे कानों में सरगोशी करती है, और इसी तरह आखिर में एक वादा होता है, सुबह का वादा है, द प्रोमिस ऑफ डॉन। और इसी तरह इटर्नल फ्लेम, किस चीज़ की चिंगारियाँ हैं, अमन और उम्मीद की चिंगारियाँ। ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख सकते हैं। थीम है, स्ट्रक्चर है, टोन है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, पोएटिक डिवाइसेस, मेटाफॉर्म, द फ्लेम विल ग्लो, और इसी तरह ट्रांजिशंस भी हैं कुछ इसमें। ये आप इसको पढ़ें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा।
ये लिटरेचर रिव्यू है। तो इसमें कुछ जो योकोस डायरी है बहुत फेमस है, द टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय जॉन पीटर है, ये भी फेमस है। इनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये भी जंग के तनाजुर में लिखी गई कुछ नावल हैं, कुछ फेमस राइटिंग्स हैं, कुछ मास्टरपीस हैं इंग्लिश लिटरेचर में। द वास्ट लैंड बाय टी एस एलियट, बहुत बड़े शायर थे इंग्लिश में। तो उन्होंने भी पोस्ट वर्ल्ड वार में के बारे में एक उनकी एक राइटिंग है, वो एक आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। इंशाल्लाह हम तमाम जो मटेरियल है इसी तरह इसको